अगर दुनिया के लिए एग्जाम्पल ना बने तो इस ज़िंदगी को जीना क्या फ़ायदा। नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीश पुलिस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत दिनों के बाद आज आपसे मिलने का मौका मिला। तो हमारे साथ एक ऐसे ही एग्जाम्पल मौजूद है। प्लम्बर के लड़के ने इतिहास रच दिया है। यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे, जिन्होंने दरोगा के एग्ज़ाम को क्लियर कर दिया और एक नया इतिहास रच दिया। उन युवाओं के लिए एक मिसाल बने हैं जो आजकल तैयारी कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद मुनीश पुलिस जी आपका जी, और आपके चैनल का भी। जी, सबसे पहले अपने बारे में बताएं। मेरा नाम रिंकू है और मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। जी, और जो मैंने अभी तक तैयारी की है जी, वो सभी तैयारी मैंने सेल्फ स्टडी के रूप में की है। जी। आपके पिताजी क्या कार्य करते हैं? मेरे पिताजी मतलब मज़दूर हैं, यानी प्लम्बर हैं। जी, हाँ, वो मज़दूर ही समझ सकते हैं आप लोग कि मतलब प्लम्बर काम कोई वैसा काम नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब हो या फिर कोई बिजनेस हो, बल्कि ये मज़दूरी के रूप में ही लिया जाता है। तो प्लम्बर हैं जी। आपके पिताजी प्लम्बर हैं, मतलब एक दिहाड़ी का ही काम हम कहेंगे, अपना हर रोज़ कमाना और उसी से खाना। परिवार में कितने सदस्य हैं? परिवार में हम 6 सदस्य थे जी। एक बहन की शादी हो गई है। जी, ठीक है ना। अब मेरी भी शादी हो गई है और एक मेरा छोटा भाई है, उसकी भी शादी हो गई है। छोटी बहन बची है। अच्छा, आप मैरिड हैं? हाँ, मैं मैरिड हूँ। तो आप दरोगा की तैयारी की आपने मैरिड होने के बाद, मतलब शादी होने के बाद आपने तैयारी की? हाँ बिल्कुल, मैंने शादी होने के बाद तैयारी की। हमने तो ये सुना लगभग 2 साल हो गए हैं मेरी शादी को। हमने तो ये सुना कि पढ़ा नहीं जाता शादी के बाद। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। बस मन में इच्छा होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो हम कर सकते हैं ये काम भी। कहाँ से आपने तैयारी की, क्या आपने पढ़ा, क्या शेड्यूल था, संक्षेप में बताएं। मैंने शुरुआत में तो यही सोचा था कि मैं मतलब एक बड़ा एग्ज़ाम क्रैक करूँगा। जी। जैसे कि सिविल सर्विसेज है, चाहे स्टेट सिविल सर्विस है या फिर मतलब सेंट्रल सिविल सर्विस है। जी। लेकिन मैंने तैयारी भी की उसकी। जी। तैयारी करने के दौरान मैं करता रहा और बाद में मैंने एक बार एग्ज़ाम भी दिया यूपीएससी का। जी। तो उस दौरान मैं सफल नहीं हो पाया। तो मुझे लगा अभी इसमें सुधार करने की बहुत काफ़ी ज़रूरत है। जी। लेकिन जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड था, फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए मुझे लगा कि मुझे एक जॉब ज़रूर चाहिए जिससे मेरी जो फैमिली की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको मैं सुधार सकूं। बाकी उसके बाद में इसको अच्छे से तैयारी करके फिर एग्ज़ाम दूँ यूपीएससी का। जी। पिताजी कितना पैसा कमाते हैं एक दिन में? पिताजी का कोई मतलब परमानेंट नहीं है कि कितना कमाते हैं। जी। ठीक है ना। वो अगर काम मिलता है तो कमा लेते हैं, अगर नहीं मिलता तो नहीं कमाते। तो ऐसे में गुजारा कैसे होता था? गुजारा बस चलता रहा, ईश्वर की कृपा रही और ऐसे ही होता रहा। जी। पढ़ाई के लिए भी पिताजी ने मतलब काम किया और कभी इस चीज़ के लिए मना नहीं किया जी कि तुम मेरे साथ दो या मेरे साथ काम करो। जी। उन्होंने कहा कि तुम पढ़ाई करो, जी। चाहे मैं कहीं से भी आपको पैसे ला के दूँ, लेकिन उन्होंने हमें पढ़ाया। आज पिताजी को बहुत गर्व होगा अपने बेटे पे। हाँ बिल्कुल। मेरे पिताजी में छाए हो आप, खबरों में छाए हो मेरठ में। नहीं, पिताजी को बहुत अच्छा लग रहा है। जी। गांव वगैरह में मैं बता दूं आप लोगों को कि मेरा गांव है मेरठ से पास में एक ज़िला है बागपत, देहात क्षेत्र है वो। बागपत में ही मेरा गांव है। हम लगभग सन 2000 में मेरठ आ गए थे। जी। तो 2000 से पहले मेरे पिताजी थे और पूरा एक तरीके से प्रवास हुआ था। जी। गांव से हम शहर में प्रवास कर गए थे। जी। तो कुछ नहीं था हमारे पास, किराए पे रहना, ये सारी चीज़ें थी। जी। वो तो गांव वाले भी सोचते थे कि मजदूरी वगैरह ही करते होंगे सब लोग। लेकिन अब जैसे ही पता चला पूरे गाँव को और ये पता चला कि उनका लड़का सब इंस्पेक्टर या दरोगा हो गया है, तो अच्छा लग रहा है मेरे पिताजी को। और साथ में ये भी है कि जो हमारा जो एससी कैटेगरी है, मैं एससी कैटेगरी से आता हूँ, जो एससी कैटेगरी है हमारे गांव के अंदर, उसके अंदर मैं गांव के अंदर पहला ऐसा शख्स बना हूँ जिसने दरोगा की परीक्षा पास की है। जी वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बहुत ही अच्छी सक्सेस स्टोरी थी और आप अभी भी पढ़ते हैं? बिल्कुल, अभी भी मैं पे हैं। हाँ, तो अभी भी पढ़ते हैं आप? अभी क्या फोकस है आपका, कहाँ लक्ष्य क्या रखा आपने? अभी मेरा ये तो मैंने जो भी हासिल किया ठीक है, लेकिन मेरा लक्ष्य अभी सिविल सर्विसेज की तरफ है। जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, मुझे पढ़ना अभी भी वही है। जी। है ना। अभी ट्रेनिंग चल रही है, इतना टाइम नहीं मिल पाता ट्रेनिंग पे। जितना भी मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि पढ़ा जाए, लेकिन जैसे ही मैं ट्रेनिंग से फ्री होऊंगा, जब भी मुझे मौका मिलेगा, मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी जी जान से दिल से करूँगा। कुछ ऐसे हैं जो कांस्टेबल बन जाते हैं, सोचते हैं बस लाइफ सेट। क्या छोटे लक्ष्य खतरनाक नहीं है जिंदगी के लिए? बिल्कुल हो सकता है कि छोटे लक्ष्य खतरनाक हैं जी, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप कोई छोटा लक्ष्य आपके मन में जब इसको
आप उसमें हैबिचुअल हो जाते हो जी। अपना पूरा समय इसके यही ख़राब कर देते हो कि अब नौकरी मिल गई है, ना तुम्हारे दिमाग में कोई प्रेशर होता, ना कोई तुम्हें समाज में टोकने वाला होता। जब नौकरी नहीं होती तो नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है तो इसलिए तुम मेहनत कर जाते हो। अब तुम्हारे पास एक नौकरी हो जाती है तो फिर तुम आगे नहीं बढ़ पाते। मेरा मानना तो ये है कि जो तुमने सोचा है, जो तुमने पहले से ही संकल्प ले रखा है कि मुझे ये बनना है, अब चाहे ये एक तरीके से वो संकल्प जो ले रखा है वो लक्ष्य है जी। और जो आप छोटी नौकरी ले रहे हो, एक तरीके छोटी नहीं कह सकते, एक नौकरी के लिए उसको साधन के रूप में मान सकते हो जी। उसको साधन के रूप में मानिए, आप लक्ष्य की तरफ जा सकते हो जी। आपने साधन को ही लक्ष्य मान लिया तो ये आपकी गलती हो सकती है जी। इसलिए मेरा तो कहना यही है कि साधन मान सकते हो आप, इसे लक्ष्य की तरफ जाइए जो आपने निश्चित करा है। फौजी की बहू को फौजन कहते हैं, डॉक्टर की बहू को डॉक्टर नहीं कहते हैं, मास्टर की बहू को मास्टर नहीं कहते हैं। हाँ। उन्होंने कोई कोर्स नहीं किया होता बिल्कुल, लेकिन उनके पति के नाम के साथ जुड़ जाता है। तो आपकी बहू को अब क्या कहेंगे, दरोगा की बहू? मैं नहीं चाहता कि मेरे नाम से कुछ जुड़े, वो खुद अपनी पहचान बनाए जी, है ना। चाहे तो कुछ भी करे, वो उनकी मर्जी है कि मुझे ये पढ़ना है। मेरे नाम से क्या, मेरा नाम मतलब ये अच्छा लग रहा है कि मतलब कि मैंने ये पास की है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी पहचान उसको मिले, उसकी पहचान उसको मिले जी, वो भी अपनी पहचान बनाए खुद। हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया। तो कैसे पढ़ें, कहाँ से, मतलब कौन सी बुक से पढ़ें, ये बताएं हमें। देखो, मैंने जो तैयारी की है, सबसे पहली बात यह है कि हो सकता है कि आपको कोई चीज़ मतलब वीक हो जी। मैथ वीक है तो आप किसी की सहायता ले सकते हैं जी। या फिर रीजनिंग वीक है तो आप सहायता ले सकते हैं, या जीएस वीक है तो सहायता ले सकते हैं। तो ये सहायता लेना एक समय तक सही हो सकता है जी, ठीक है ना। बाकी तुम किसी पर डिपेंड मत हो जाओ जी, है ना। आप पीछे बैठे हो, ड्राइविंग कौन कर रहा है तो रास्ता केवल उसे पता है, ड्राइवर को जी। तुम पीछे बैठे हो, चले जा रहे हो जी। मैं चाहता हूँ कि तुम ड्राइविंग सीट पे बैठो जी और सेल्फ स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा समझो जी, है ना। जब तक आप ड्राइविंग सीट पे नहीं आओगे तुम जान ही नहीं पाओगे कि रास्ता क्या है जी। जितना सेल्फ स्टडी करोगे, एक बार मैं ये नहीं कहता कि आप किसी की सहायता मत लो या किसी से कोचिंग मत लो, तो आपको ज़रूरत है शुरुआत में लो। उसके बाद जैसे ही आपको पता चल जाए क्या सिस्टम है, ये क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके बाद तुम जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करोगे तो पास होने की बात छोड़िए, आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अंक ला सकते हो। क्या गलती कर रहे हैं बच्चे आपके हिसाब से? बिल्कुल, मेरे हिसाब से ये है कि एक तो रेगुलरिटी नहीं होती है जी, और दूसरी बात मैंने अभी बताया आपको, डिपेंड हो जाते हैं जी। कोचिंग लगा लिया, कभी ये कोचिंग वो कोचिंग, है ना, कभी ऑनलाइन क्लास, है ना। तो इसमें क्या होता है, समय बर्बाद हो जाता है आजकल। बिल्कुल, मैं बताता हूँ सर कि आजकल क्या होता है कि 12-12 घंटे की ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, उससे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। सबसे मेन चीज़ है, अगर तुम सेल्फ स्टडी करते हो तो तुम्हारा माइंड डेवलप होता है जी। वो तुमसे ये नहीं कह रहे कि तुम रट्टा लगा के आ जाओ, सब भूल जाओगे वहाँ एग्जाम में जाओगे, तो वो चाहते हैं कि माइंड डेवलप आए जी। तुम्हें कितना भी प्रेशर में डाल लें, लेकिन जो तुमने पढ़ा है, एनालिसिस करा है, मनन करा है, वो एग्जाम में आपको कितना भी प्रेशर डाल ले तुम कर जाओगे। मतलब 12 घंटे की मैराथन काम आने की नहीं है, वो काम आने वाली चीज़ नहीं। अच्छा, अब मैराथन कैसे कर लोगे तुम बताइए? जो तुम्हारी रेगुलरिटी है, एक समय के साथ आप चल रहे हो, वही सेल्फ करो, तो मुझे लगता है वही 24 घंटे को कैसे मैनेज करते थे यहाँ आने से पहले, जब आप जॉब पे नहीं थे? बिल्कुल, मेरा मानना तो यही है, मैं सोता भरपूर था जी, है ना। मैं ये नहीं कहा मैं अपने सोने के समय में से पढ़ाई कर लूँ जी। मैं सोता भरपूर था, यानी रात सोने के लिए बनी और दिन मेरे लिए पढ़ने के लिए जी, है ना। कुछ समय था जब UPSI का एग्ज़ाम आया था, तो उस समय मैंने क्या किया था, उस समय मैंने लगभग मैं रात को भी पढ़ लेता था जी। मैंने एग्ज़ाम से 1-1.5 महीने पहले, है ना, 11-12 बजे तक लास्ट था, फिर सुबह 6 बजे उठता था जी, है ना। तो फिर उसके बाद अपना लाइब्रेरी चला जाता था और लाइब्रेरी में पूरे दिन पढ़ता था, फिर मैं शाम को ही आता था जी। बहुत बढ़िया आपने बताया, आपने शेड्यूल बताया। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा हुआ है कुछ भर्ती में, आपका इसके बारे में क्या कहना है? मुझे लगता है हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, लेकिन ये जांच का विषय है। जांच होने के बाद मतलब ये पता लगेगा कि ये फर्जीवाड़ा हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरी बात, बिल्कुल फर्जीवाड़ा हुआ है, इसमें पकड़े भी गए हैं जी। STF UP STF की टीम लगी थी, उन्होंने पकड़ कर भी दिए हैं जी, ठीक है ना। आगे कोर्ट में भी है ये मामला जी, है ना। जो आगे होगा वो कोर्ट या सरकार तय करेगी, इसमें मैं नहीं कह सकता। तो इससे बच्चे डिमोटिवेट होते हैं ना? बिल्कुल डिमोटिवेट हो सकते हैं। आप मान के चलिए कि आपको इन सारी चीज़ों से बचकर निकल कर भी सिलेक्शन लेना है जी। इसमें हिंदी के लिए कहाँ से कौन सी बुक पढ़ें? बिल्कुल, मैंने तो पहले ये देखा कि एक आदित्य की बुक आती है हिंदी की।
आदित्य की बुक आती है, उसी से मैंने मतलब पहले तो कोई टॉपिक लिया, हिंदी का कोई भी टॉपिक है, जैसे वर्ण हुआ जी, तो वर्ण को मैंने देखा, जैसे चाहे मैं ऑनलाइन नेट से कोई टॉपिक निकाल लिया, उसको पढ़ा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व किए। मुझे लगा कि मेरे नोट्स में ये क्वेश्चन है ही नहीं जी, तो मैं उस क्वेश्चन को भी क्या कर लेता था, ऐड कर लेता था जी। इस तरीके से जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ा, उसके जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब सोल्व करता था। उसके बाद वो नोट्स मतलब जुड़ते चले गए चैप्टर वाइज जी, और उसके बाद उसको मैंने रिवाइज पे रिवाइज, कोई नई चीज़ नहीं पढ़ी मैंने लास्ट में लगभग 1.5-2 महीने वही पुराना अपना रिवाइज करता रहा। पहले कांस्टेबल को ज्वाइन किया, अभी दरोगा बनने जा रहे हो। जब आप पीछे देखते हो तो क्या दिखाई देता है? पीछे तो बहुत कुछ दिखाई देता है, संघर्ष ही संघर्ष पड़ा हुआ है जी। केवल कांस्टेबल ये नहीं पास किया मैंने, उससे पहले भी बहुत एग्जाम मैंने पास किए। कौन से एग्जाम? मैंने 2017 में सीपीओ क्वालिफाई किया था जी। सीपीओ का प्री क्वालिफाई किया जी, है ना। उसमें मैं फिजिकल में बाहर हो गया था, फिजिकल तो मैंने कर लिया था लेकिन उसमें मेरी हाइट कम थी 0.5 के आसपास, तो मैं हाइट से सीपीओ में बाहर हुआ था। उसके बाद मैंने आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स का एक एग्ज़ाम होता है, जी, उसमें भी कांस्टेबल था, तो उसमें मैं रनिंग पास नहीं कर पाया था। जी, इसी तरीके से इस कांस्टेबल जो ये 49,568 है, इससे पहले भी 41,000 की वैकेंसी आई थी, उसमें भी मैंने अच्छे मार्क्स के साथ मतलब एग्ज़ाम पास किया था। वहाँ भी मैं 5 सेकंड से रनिंग में रह गया था। ऐसा क्यों? मतलब रनिंग की तैयारी कम करते? मैंने, हाँ, सीधी सी बात यह है कि मेरा फोकस सारा पढ़ाई पर था, अच्छा है ना। और कभी मैंने इसको फोकस ये नहीं किया कि मेरे को तैयारी करके ये वाला एग्ज़ाम देना है, मैं केवल तैयारी में था, एग्ज़ाम आया मैं देने चला गया जी। लेकिन मैंने यूपीएसआई के लिए स्पेशल मतलब तैयारी की जी, एग्ज़ाम को लेकर। अंत में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को जो आपको देख रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये चुनौतियाँ आपके सामने आएंगी जी, तो इन चुनौतियों का सामना करें और साथ ही आपको करना क्या है कि जो आप पढ़ रहे हो उस पर विश्वास करो जी, और एक मतलब कोई भी एग्ज़ाम को लेकर एक संकल्प बनाओ, विकल्प मत रखो अपने जीवन में। जी। आप विकल्प रख लेते हो कि ये एग्ज़ाम नहीं तो ये एग्ज़ाम, मतलब कोई सा तो होगा ही। हाँ, कोई सा तो होगा ही। अगर ऐसा करोगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है सिलेबस में जी। और ना आप इधर के रह पाते ना आप इधर के रह पाते। मेरा मानना तो यही है कि आप एक एग्ज़ाम को टारगेट करो जो तुम्हें लगता है कि हाँ ये मतलब हो सकता है, उसको टारगेट करने के बाद आप उस पर मेहनत कीजिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, आपका जरूर हो जाएगा। जी, तो ऐसे ही और निरंतरता बनाए रखनी है इसमें। जी। अगर आप लगातार पढ़ते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके हर एग्ज़ाम पास होंगे। हाल ही में मैंने एक एग्ज़ाम और पास किया है एनटीपीसी का। जी, एनटीपीसी का CBT 1 मेरा मतलब क्वालिफाई कर चुका हूँ। CBT 2 मैंने दिया नहीं, जयपुर था। जी, तो ट्रेनिंग के दौरान छुट्टी मिलने में थोड़ी समस्या थी, तो मैं CBT 2 देने नहीं गया जयपुर। जी, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत ही अच्छी से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसे ही धमाकेदार स्टोरी आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।